ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस में कल पेश होने वाले बजट को लेकर आज हम चर्चा इस शो में कर रहे हैं। अपने खास मेहमानों के पास एक बार फिर से हम जाएं, लेकिन उससे पहले किसानों का क्या कुछ कहना है कल पेश होने वाले बजट को लेकर, क्या किस तरीके की उम्मीदें किसान लगाकर बैठे हुए हैं, ये सुनते हैं। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के किसानों को इस केंद्रीय बजट से काफी उम्मीद है। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सभी फसलों का लागत मूल्य में 50% लाभांश जोड़कर, यानी कि C2+50 के आधार पर समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिले और किसान जो महंगाई से जूझ रहे हैं उसको राहत पहुंचाने के लिए कुल बजट का 50% निर्धारित किया जाए, ताकि उसको डीजल में जो काफ़ी खर्चा करना पड़ता है उसमें भी राहत मिले। जो किसानों को कृषि उपकरण खरीदी करना पड़ता है, खाद दवाई लेना पड़ता है, उसमें भी जीएसटी भारी भरकम जीएसटी लगा रहता है। हम जीएसटी की समाप्ति की भी सरकार से मांग करते हैं। चलिए एक बार फिर से अपने खास मेहमानों का हम रुख करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से नेता अजय गंगवानी इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ किसान नेता भगवान मीणा भी जुड़ गए हैं। भगवान मीणा जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता ब्रजगोपाल लोहिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी, आपका स्वागत है। और साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से अर्थशास्त्र विभाग के एचओडी शैलेश चौबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश चौबे जी, ब्रेक के बाद मैं आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में एक एक करके आ रहा हूं। शैलेश जी, आप अपनी बात को ब्रेक से पहले रख रहे थे, लेकिन आपकी बात नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ पाई थी। किस तरह से आप देख रहे हैं सर, क्या आप बताना चाह रहे थे आंकड़ों के जरिए, या फिर आज जो सर्वेक्षण सामने रखा गया वित्त मंत्री की ओर से, उसके जरिए कल पेश होने वाला जो बजट है वो कितना ज्यादा खरा उतरेगा लोगों की उम्मीदों पर? चौबे जी। पराग जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जी। कल प्रस्तुत होने वाले बजट एक ऐसा बजट होगा जो आगामी विकास की दिशा को निर्धारित करने वाला बजट होगा जी। इस बजट में शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के जो प्रावधान हैं उनको पूरा करने की दिशा में शिक्षा में सबसे अधिक विनियोग की अपेक्षा मैं करता हूं। और जैसे आपके कार्यक्रम के आरंभ में मैंने विभिन्न लोगों के, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों की बातें सुनी हैं जी। इस प्रकार से अलग अलग वर्गों की अपेक्षाएं बजट के साथ अलग अलग होती हैं। बिल्कुल। परंतु वित्त मंत्री को पूरी अर्थव्यवस्था के समग्र संतुलन को बनाए रखने की दृष्टि से बजट बनाना होता है और इसलिए वित्त मंत्री के सम्मुख भी यह संतुलन बनाने की बड़ी परीक्षा इस बजट में होगी, क्योंकि न केवल आंतरिक स्तर पर संतुलन बनाना है, उसका बाह्य स्तर पर, क्योंकि महंगाई एक बड़ी समस्या रही है जी। उसे संबोधित करना आवश्यक है। बेरोजगारी बड़ी समस्या रही है, उसे भी संबोधित करना आवश्यक है जी। आज प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण से यह बड़ा प्रसन्नदायी समाचार है कि 6.5% की विकास दर हमारी होगी। कोविड के पिछले 3 वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था ने जिस परिस्थितियों का सामना किया है उनको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष बजट आर्थिक सर्वेक्षण में जी
विकास का अनुमान 6.5% संतोषजनक समझा जा सकता है, परंतु महंगाई को संबोधित करते हुए बेरोजगारी को भी नियंत्रित करने के लिए प्रयास करने होंगे। और मेरा अनुमान है कि वित्त मंत्री इस दिशा में इस बजट में जरूर प्रावधान करेंगे। साथ ही कृषकों के लिए और विशेषतः ग्रामीण विकास के लिए प्रावधान किए जाने की संभावना मुझे लगती है। एवं छोटे मझोले उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से टैक्स हॉलीडेज या टैक्स रिलीफ की तो चर्चा होगी ही होगी जी। साथ ही एक बड़ा वर्ग जो अधिक टैक्सेशन के कारण अपने उद्योगों को देश से बाहर ले जाकर के अन्य देशों में स्थापित करने में लगा था, उनको रोकने की दिशा में इस बजट में प्रावधान किए जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है जी। साथ ही इस सरकार ने बजट में आयकर के सरलीकरण के साथ साथ अप्रत्यक्ष करों में का सरलीकरण भी किया है। साथ ही विवेकशीलता किया है, जैसे पहले बजट आता था 28 फरवरी को, 1 मार्च से लागू होता था जी। अब सरकार 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करती है और पूरा 1 माह का समय होता है कि हम उसके लिए अपनी तैयारी कर सकें। यह न केवल उद्योगों के लिए वरन उन सभी क्षेत्रों को लाभान्वित करेगा जिनका योगदान बजट में आर्थिक रूप से होता है। और मुझे लगता है कि वित्त मंत्री अपने बजट प्रावधानों के अनुसार न केवल भारतीय मुद्रा के विदेशी विनिमय दर को वरन देश में सामान्य कीमत स्तर को दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने में सफल होंगी जी। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। हम भगवान मीणा के पास चलते हैं। भगवान मीणा जी, क्या उम्मीद है किसानों को इस बार के बजट से? मीणा जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। जी 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 जी, बोलिए सर। सर, किसान पिछले साल की उम्मीद लगाए बैठा था, इस साल की उम्मीद लगाए बैठा है कि जो कृषि यंत्र है उन पे सरकार सब्सिडी और जो जीएसटी है उसको कम करा जाए, क्योंकि अभी किसान एक ट्रैक्टर खरीदता है तो मान लीजिए वो 10 लाख रुपए का है जी, तो उसमें 1,20,000 रुपए तो उस पर जीएसटी ले लेते हैं वो लोग। और दूसरे भी उपकरण है जिन पे 12% जीएसटी लगती है। अगर ट्रैक्टर की पूरी बात करें तो उसमें 2.5% से लेकर 28% तक की जीएसटी टोटल लगती है उस पर। तो सरकार से निवेदन रहेगा कि जो कृषि यंत्र है उनको सब्सिडी और जीएसटी फ्री करा जाए, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा इनको खरीद सके और अपनी कृषि में आय बढ़ा सके। दूसरा, सरकार की ओर से जो किसानों के बेटे हैं या जो कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं उन पे सरकार फोकस नहीं कर रही, क्योंकि मैं यहाँ इंदौर में हुई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में भी शामिल हुआ था, कृषि से संबंधित जो प्रोग्राम हुआ था उसमें, तो सरकार के बड़े उद्योगों को इससे ही बात कर रही है ताकि छोटे छोटे उद्योग छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे गाँव में विकसित हो सके, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। और ये पूरे देश में जानते हैं कि कृषि सबसे बड़ा रोजगार देने वाला एक उद्योग है, लेकिन सरकार उस पर फोकस नहीं कर रही। सरकार बड़े उद्योगपतियों को ही मनाने में लगी हुई कि आप हमारे आइए, लेकिन जब तक छोटे छोटे उद्योग नहीं डालेंगे, जो नए जो स्टार्टअप नहीं होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पढ़े लिखे युवा है उनको अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो कैसे संभव हो पाएगा कि कृषि का विकास हो सके और उससे किसानों की भी आय बढ़ेगी सर। ठीक है सर। ब्रजगोपाल लोहिया साहब, मैं एक जवाब ले लूं, अजय जी उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रजगोपाल जी, किसानों को उम्मीद है कृषि से जुड़े जो यंत्र हैं उन पर आप जीएसटी पे छूट दें, कम से कम जो इक्विपमेंट जो इंस्ट्रूमेंट उनके हैं, जो उपकरण हैं, जो यंत्र हैं, उनको सस्ते दामों पर मिल पाएं और कृषि बेहतर तरीके से वो आसानी से कर पाएं। इसके साथ ही युवाओं को उम्मीद है कि उनको रोजगार मिले। मिडिल क्लास को ये उम्मीद है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। ये मुख्य मांग है, ये मुख्य जो वर्ग हैं ये मांग कर रहे हैं। सर, उम्मीदें क्या कुछ लगाई जा सकती हैं कल के बजट से? लोहिया साहब, उम्मीद होना ही लोकतंत्र की सच्ची निशानी है और इस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र की जो सरकार है उससे उम्मीद देश के पूरे 140 करोड़ लोगों को है। और हमेशा याद रखिए, उम्मीद उससे जहां से आशा होती है।
आपको याद होगा कि ये जो मांगे हैं ये कोई आज की नहीं है, ये मांगे बरसों पहले भी हुआ करती, परंतु जब उम्मीद नहीं हुआ करती, आज उम्मीद है। ये आप समझ लीजिए कि देश के कृषि में बहुत आमूल परिवर्तन हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, परंतु हम ये कभी नहीं मानते हैं कि जो होना चाहिए वो सब कुछ हो गया, बहुत कुछ करना शेष है। किसान की आय को बढ़ाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं और बताता हूँ कि किसान और नौजवान 2014 के पहले कभी राजनीति के केंद्र में नहीं रहा। अगर 2014 से किसान और नौजवान राजनीति के केंद्र में है, उसकी अपेक्षाएं हैं, तो ये सब भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार के कारण है। क्योंकि इसके पहले आप मुझे बताइए कब देश ने आपको याद होगा जब ये देश आजाद हुआ था 1950-51 में, तब इस देश की 70% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर हुआ करती थी। आज वो आंकड़ा बहुत कम है, इसके बाद भी किसान केंद्र में है, और जब वो 70% हुआ करता था तब किसान केंद्र में नहीं था। तो अपेक्षा रखना भी बिल्कुल वाजिब है, और इसलिए वाजिब है कि देश तरक्की कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, कृषि में बड़े काम हुए। हमने चावल का निर्यात 3 गुना से अधिक किया है, हमने गेहूं का निर्यात भी 3 गुने से अधिक किया है। आप ये देखिए कि इथेनॉल के क्षेत्र में हम कुछ अलग कर रहे हैं, हम शक्कर का निर्यात 300% बढ़ा है इन 7 वर्षों में। तो ये सब किसान की आय को बढ़ाने के लिए हो रहा है, उसका एक विषय हो गया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, नौजवानों को रोजगार, जैसे जितनी तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी उतनी तेजी से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और जब रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो हमारे नौजवानों को काम मिलेगा। आप देख रहे हैं, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो, दोनों में लगभग 7 वर्षों में 8 वर्षों में इकोनॉमी दुगनी हो गई, जबकि बीच में हमें 2 वर्ष कोविड के झेलने पड़े। नहीं तो आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होते। परंतु फिर भी ठीक है, आज हम उससे मुक्त होकर देश तेज रफ्तार से काम करना है। और एक बात मैं और करूं, कर निर्धारण करना, किसको क्या देना, ये केंद्र सरकार की वित्त मंत्री का काम है। परंतु मैं भी एक आम नागरिक हूं, मैं भी ये चाहता हूं कि इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश की बेटियों के लिए, इनके कल्याण के लिए हम उम्मीद करते हैं कि कल का बजट आएगा, तो कल का बजट एक नए गौरवशाली और वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए होगा। और यदि ये देश तरक्की करेगा तो हम उसके साथ सब तरक्की करेंगे। देश की तरक्की में ही सबकी तरक्की है, ये बात याद रखना चाहिए। मेरी तरक्की से देश की तरक्की नहीं है, परंतु देश की उन्नति से मेरी उन्नति है, ये 100% सत्य है। तो कल हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बजट आएगा वो सबके हैं, उन सबके खुशहाली के लिए होगा, उन सबके जो मन में संकल्प हैं वो संकल्प हम मानते हैं कि केंद्र की सरकार, उसके वित्त मंत्री के मन में भी होंगे, और निश्चित कल बहुत अच्छा बजट आने की हम उम्मीद करते हैं। अजय जी, अजय गंगवानी जी, पराग जी थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक रटा रटाया भाषण और एक बड़ी बड़ी बातें और जुमले बोलते रहे। क्या देखिए, मैं विकास की परिभाषा स्पष्ट कर दें, क्या इनको शांत कर लीजिए पहले, मेरा निवेदन इनको शांत। मैं लेकिन के पोल खोलूंगा ना, ये बौखला शुरू हो जाएगी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी लाया क्या? ठीक है, मेरा निवेदन है, इनको शांत कर लीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे प्रमुख चीज है, इनको शांत कर लीजिए, मेरा निवेदन है पहले। साल राज करने वाले लोग, ठीक है, आज ये शांत हो जाए। देखिए आप केंद्र में तो आप ही के आधार पर, आप ही के कंधे पर, आपकी बातें शांति से सुनी लोया जी, मैंने आपने सवाल आप ही से होगा ना, और किससे करेंगे? प्लीज मैं आपसे कहता हूँ, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, आप दूसरों शांत को कर लीजिए। उठाने ठीक के है, चलिए लोया साहब प्लीज, समय खराब हो रहा है ऐसे सर, प्लीज अजय जी, गलत बात है ना, आप अपना पक्ष रखिए। चलिए आप सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं। अजय जी बोलिए, आगे बढ़िए। देखिए बहुत स्पष्ट है, आपने पराग जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। 2011 में बेरोजगारी दर 3% थी, वर्तमान में बेरोजगारी दर 7% से ज्यादा है, दुगनी से ज्यादा बेरोजगारी है। 45 साल का बेरोजगारी रिकॉर्ड टूटता है। ये आर्थिक विश्लेषक चौबे जी भी स्पष्ट कह रहे हैं कि आने वाले बजट में बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। देश की जो बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमत, रसोई गैस का सिलेंडर, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्या उन्होंने 8 साल में कभी कोई प्रयास किया? आज देखिए, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, थोक महंगाई सूचकांक चाहे रिटेल महंगाई सूचकांक, आरबीआई की जो लिमिट होती है, लोअर लिमिट से 33 माह से अपर लिमिट से जो है करीब 11 माह से ज्यादा है। झूठ नहीं, सर ऐसे समय खराब होता है, ऐसे हम समय खराब कर रहे हैं। देखिए समय वैसे भी कम बचा हुआ है। आज किसानों की आय की बात कर रहे हैं, आपके वादे आज 2022 में यही केंद्र की मोदी सरकार थी जो 2022 तक किसानों का दुगनी करने का वादा करते हैं। आज जब समर्थन मूल्य वृद्धि की बारी आती है तो 2% से भी कम। क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किया आपने?
आज कृषि के अंदर कानून का विरोध करते रहे, 700 लोगों ने जान गंवाई, तब कहां थी मोदी सरकार? आज ये किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कृषि उपकरणों पर 28% जीएसटी है, क्या आपने 1% कमी की? ये चैलेंज में आके बड़े बड़े बयानबाजी न करें। यहाँ का किसान प्रतिनिधि जानता है कि कौन किसान विरोधी सरकार थी और कौन किसान हितैषी, यही अंतर है मूलभूत, ये आपको समझना पड़ेगा। आप ये ढोंग और पाखंड न करें। आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, आज गरीब भुखमरी इंडेक्स में टॉप पे चल रहे हैं, आज 97% लोगों की आय कम हो जाती है, आप बड़े बड़े खोखले जुमले वादे करते हैं। क्या दिया आपने 20 लाख करोड़? अच्छा अजय जी, बहुत संक्षेप में एक पॉइंट में आप जरा बता दीजिए, आप उम्मीद क्या कर रहे हैं? कुछ मुख्य बिंदु 5-7 आप बताइए कि इन पर काम होना चाहिए कल जो बजट आएगा। देखिए मैं बहुत प्रमुख में 5 बिंदु बताना चाहूंगा। बहुत संक्षेप में बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। पहला, देश का आम नागरिक जो बढ़ती महंगाई से परेशान है उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। आयकर की लिमिट जो 2.5 लाख थी 2014 से 8 साल में 1 रुपए भी लिमिट नहीं बढ़ाई है, उस लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा, एमएसएमई सेक्टर जो देश के 11 करोड़ लोगों को रोजगार देती है, आज आर्थिक विशेषज्ञ ने भी कहा कि आज उनको टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, विशेष प्रावधान मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर जो है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उनको समर्थन देने का प्रयास करना चाहिए। पिछले 1 साल के आंकड़े में 94% एमएसएमई सेक्टर 1 साल में बंद हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार को एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा पॉइंट, कॉर्पोरेट टैक्स को फायदा पहुंचाने के बजाय देश के आम जनता के जेब में सीधा फायदा पहुंचाने का उनको प्रयास करना चाहिए। यही मूलभूत अंतर है ना। 5वां डिग्री बहुत चीज बड़ी, और सबसे बड़ी चीज जो है आज किसान प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। आज लगातार जो जीएसटी जो कृषि उपकरणों पे 28% जीएसटी है, आज देश की 70% जनसंख्या पराग जी आज किसानी है और कृषि कार्य से जुड़ी है। ठीक है, चलिए मैं बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हुए आपने जो 4-5 पॉइंट रखे हैं उन पर शैलेश जी से उनकी राय ले लूं बहुत संक्षिप्त में। शैलेश चौबे जी, बहुत संक्षिप्त में सर उत्तर चाहूंगा। ये जो 5 बिंदु रखे हैं अजय गंगवानी जी ने, कैसे आप इनको देख पा रहे हैं बहुत जल्दी से? जी, मैंने जैसा अभी कहा था कि महंगाई और बेरोजगारी, इन 2 मुद्दों को संबोधित करने की संभावना है बजट में। मुझे दिखाई देता है कि निश्चित रूप से इन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा कल प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में। और साथ ही मैं बताऊं कि 1 जनवरी से बैंकों में जमा होने वाली राशि पर जो सावधि जमा है उस पर ब्याज दर बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि महंगाई का मुकाबला किया जा सके, साथ ही साथ घरेलू बचत दर को बढ़ाया जा सके। यदि अर्थव्यवस्था में घरेलू बचत दर बढ़ती है तो हमें विदेशी कर्जों से मुक्ति का रास्ता खुलता है, हमें विदेशी पूंजी रोकने का, कम पूंजी का उपयोग करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ हमें अपने देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का अवसर तब मिलता है जब अर्थव्यवस्था की गति बढ़ती है। ठीक है, तो हमें कल प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में ऐसे प्रावधानों की उम्मीद है, ठीक है, ऐसी अपेक्षा है कि रोजगार के नए अवसर प्रदान करने वाली अर्थव्यवस्था के विकास का स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट होने की संभावना है। साथ ही जैसा पराग जी आपका नाम है जी, पराग, कर इसी प्रकार से होने चाहिए कि भौरा पराग इकट्ठा करे मगर फूल को कोई नुकसान ना हो। तो अर्थव्यवस्था में कर प्राप्त करते समय यही ध्यान में रखना चाहिए। और पिछले जीएसटी के माध्यम से केंद्र सरकार के पास जो अच्छा कलेक्शन प्राप्त हुआ है उसके बजट में सदुपयोग की अपेक्षा मैं करता हूं, और मुझे लगता है कि मेरी अपेक्षाएं कल पूरी होंगी और हम सब उस पर पुनः चर्चा करने के लिए उपस्थित। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जरूर। भगवान मीणा जी, बहुत संक्षेप में 2 बिंदु, बहुत संक्षेप में 2 पॉइंट जो आप कल अपेक्षा कर रहे हैं, बहुत संक्षेप में, उसके बाद लोग साहब आपके पास आ रहा हूँ। सबसे पहला तो ये कि जो कृषि उपकरणों पर वो जीएसटी फ्री करा जाए सभी उपकरणों को, और साथ में जैसे दूध, छाछ और दही जैसे प्रोडक्टों पर भी जीएसटी लगा दी गई, उसको भी बंद करा जाए। और उसके साथ में ये रहेगा कि जो निर्यात नीति है उसको 5 साल के लिए बनाई जाए, ना कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आप उसको बंद कर दिया जाए। मैं ये उम्मीद करूंगा कि इससे किसानों को फायदा होगा। ठीक है, लोहिया साहब, बहुत संक्षेप में सर, उम्मीदें बहुत सारी हैं और चुनावी साल का बजट है, ये विपक्ष कह रहा है। बहुत संक्षेप में उत्तर आपका। 10 सेकंड मुझे भी दीजिएगा, 10 सेकंड फाइनल कमेंट के लिए। अजय जी, आप अभी रख लीजिए अपनी बात, क्योंकि फाइनल उसके बाद मैं लोहिया साहब चलूंगा, बहुत जल्दी से रख लीजिए। 10 सेकंड लेता हूं।
कोई पराग जी एक बार अजय जी का जवाब भी सुन लेते हैं, फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा उसका। बजट होगा, 10 सेकंड ले रहा हूं, भारत की जनता की उन्नति वाला बजट होगा, चलिए देश को आगे ले जाने वाला बजट होगा। हम अपेक्षा करते हैं कि जिन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की अपेक्षाएं पूरी। ठीक है अजय जी, रखिए बहुत जल्दी से सर, बहुत जल्दी। पराग जी देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, आज केंद्रीय बजट से चाहे देश का आम नागरिक, किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो या पूंजीपति हो या कोई भी वर्ग हो, चाहे वो कहीं ना कहीं उम्मीद लेके बैठता है, कहीं ना कहीं जो भी सरकार आज सत्ता में है उसका एक नैतिक दायित्व है कि एक संतुलित बजट, एक पूरा आर्थिक फ्रेमवर्क के साथ आने वाले देश के भविष्य को एक बेहतर भविष्य मिल सके। आज 5 ट्रिलियन इकॉनमी का दावा करते रहे, जिसके लिए 8% की ग्रोथ रेट की आवश्यकता है। क्या 8 साल में कभी 8% तक पहुंच पाए? तो मेरा एक ही निवेदन है कि कोई वादा या उससे करने से पहले यथार्थ स्थिति को समझे, उस ढंग में प्रयास करें, ताकि आपके वादे सिर्फ और सिर्फ जुमले साबित न हो, आप उसको सच साबित करने के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से प्रयास करें। ये आपका नैतिक दायित्व है। आज पूरी देश की जनता, देश का आम नागरिक आप आशा से, आप उम्मीद से कल के बजट में है। मैं चाहता हूं कि उनकी आशाएं, उनकी उम्मीदें आज केंद्र की मोदी सरकार अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़ के देश हित में भविष्य के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करे और उनकी जो आम जनता की उम्मीदें हैं उसको पूरी तरह खरा उतरे। चलिए सर, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज चूंकि वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आज की चर्चा का हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए, बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद कल के बजट को लेकर आम जनता को है, अलग अलग वर्गों के लोगों को है। देखना होगा कि चुनावी साल में इस बार का बजट कैसा होगा। नमस्कार।